हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, करियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास के अंतर्गत कई टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा और सामान्य अध्ययन में सबसे जरूरी है रिवीजन। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, तब आप ना तो कंसेप्ट को समझ पाओगे, ना ही फैक्ट्स आपको याद रह पाएगा। आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन की क्या भूमिका है। सामान्य अध्ययन आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही तो मूल्यांकन करता है। आप कितने सजग हैं, और सजगता कैसे आएगी? जब आप बार बार रिवीजन करोगे। जो भी आप पढ़ाई करते हो उसका रिवीजन निश्चित रूप से होना चाहिए, तब आपकी तैयारी को और बल मिलेगा, आप सफलता के नजदीक जाओगे। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, जनरल स्टडीज के अंतर्गत आप जो भी पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, है ना? क्योंकि इसी तरह के प्रश्न विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों पर मेहनत करना बहुत ही जरूरी है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आप जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप उतनी ही सहज अपने आप को पाएंगे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू पर। आइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला प्रश्न देखें क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि पहला स्थल किसकी खुदाई हुई थी। तो पहला स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले स्थल की खुदाई हुई थी वो था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। यह हड़प्पा जो है वो आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। इसलिए चूंकि हमारे देश का जो पुरातत्व विभाग है उसमें यह ट्रेंड है कि किसी भी सभ्यता का पहला स्थल जिसकी खुदाई होती है या जिसके विषय में हमें जानकारी मिलती है उसको आइडियल मान लिया जाता है, और उस सभ्यता या संस्कृति का नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया जाता है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने चर्चा ही किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे जो परफेक्ट नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं, और सबसे उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है। हालांकि सरगौन अभिलेख जो मिला है मेसोपोटामिया में उसमें एक और नाम सिंधु घाटी सभ्यता का मिलता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसे आप लोग याद रखें, जिसका नाम है मेलुहा। मेलुहा के नाम से भी इस सभ्यता को जानते हैं, और इसका उल्लेख जो है सरगौन अभिलेख में है जो कि मेसोपोटामिया में पाया गया है यह अभिलेख। आइए हम लोग प्रश्न 3 को देखें। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ऐसा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। और जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था, एग्रीकल्चर था। हालांकि अर्थव्यवस्था के कई आयाम के विषय में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, शिल्प के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, अर्थात अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो वो हो जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर, है ना?
अब हम लोग प्रश्न 4 की ओर देखें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदारो का मृतकों का टीला। यह मोहनजोदारो जो है ना, ये आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लाड़काना जिले में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने किया था, है ना। और मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे विशाल साइट है, सबसे बड़ा साइट अगर आपसे पूछेगा पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर होगा मृतकों का टीला। हालांकि एक बात और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और जितने भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हर एक जगह हमें कब्रगाह के प्रमाण मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रगाह नहीं मिला है। ये भी बिल्कुल अपवाद है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, अर्थात 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रेड जो था ना, बहुत ही विकसित अवस्था में था और कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। और यहाँ कई साइट्स जो है ना, एक्चुअली वो ट्रेड सेंटर थे और साथ में पोर्ट भी थे, बंदरगाह भी थे, जहां से वस्तुओं का निर्यात या वहां आयात भी किया जाता था, है ना। अगर यह पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा मुख्य बंदरगाह था, तो कई बंदरगाह थे, जैसे कि लोथल। इस प्रश्न में लोथल आंसर होगा। लोथल के अलावा सुतका रेंडोर के अलावा बालाकोट, डाबरकोट, ये सब महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोथल। और सीप निर्यात का ये महत्वपूर्ण केंद्र भी था। लोथल भी महत्वपूर्ण केंद्र था और बालाकोट भी सीप निर्यात का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और लोथल में जो बंदरगाह है, इसके बारे में आप लोग सभी लोग को जानना चाहिए। ये टाइडल पोर्ट था। कैसा था? टाइडल पोर्ट था, ये ज्वारीय बंदरगाह था। और संपूर्ण विश्व में मानव निर्मित बंदरगाह का, आर्टिफिशियल पोर्ट का यह पहला प्रमाण है, पहला उदाहरण है ना। और यह जो पोर्ट है, यह जो बंदरगाह है, ये भोगवा नदी के एक शाखा पर बनाया गया है। और यह बंदरगाह पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पकी ईंट से बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पकी ईंट से बना हुआ सबसे बड़ा स्थापत्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा लोथल का बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के कठियावाड़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है? असल में ये नर्तकी है जो, और ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो दोनों स्थलों से प्राप्त हुई है। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो अधिक फेमस है, क्योंकि यह कांसे की बनी हुई जो मूर्ति है ना, बिल्कुल इम्प्यूडेंट पोस्चर में है, मतलब थोड़ा कामुक मुद्रा में है, शरीर में सिर्फ गहना पहनी हुई है, कोई भी वस्त्र नहीं है ना। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि देवदासी प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में थी, हालांकि इस मत को मान्यता नहीं मिली है। तो यहाँ जो यह प्रश्न है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु की है, तो वो हो जाएगा, हालांकि कांसा धातु नहीं है, मिश्र धातु है। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो ये धातु नहीं है। तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए था कि किससे बनी हुई है, तो कांसे की बनी हुई है। क्लियर है? ये दोनों जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से और चनहूदड़ो से, वो कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 7वां प्रश्न देखा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या है? धार्मिक प्रतीक से तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हमें लिंग की, शिवलिंग की, महादेव की, पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। मुहरों पर पशुपति शिव का प्रमाण मिला है, इसलिए धार्मिक चिन्ह के रूप में पशुपति महादेव को मान्यता दी गई है।
मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर भी हमें पशुपति शिव के प्रमाण मिलते हैं। लिंग पूजा का और शिव पूजा का प्राचीनतम प्रमाण भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था। तो जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था गेहूं और जौ। हालांकि चावल भी खाते थे लोग, और भी कई अनाज के प्रमाण मिले हैं, लेकिन गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न था, इसलिए यहां पर हो जाएगा गेहूं आंसर, है ना। हालांकि धान के भी प्रमाण मिले हैं, है ना। मक्का का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन धान के प्रमाण मिले हैं। गुजरात में, राजस्थान के क्षेत्र से हमें धान के भी प्रमाण मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा गेहूं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। आइए, ये सिंधु लिपि पर प्रश्न है। सिंधु लिपि किस प्रकार की है? सिंधु लिपि जो है ना, इसके बारे में आप समूह को जानना चाहिए। इसका पहला प्रमाण जो मिला था सिंधु लिपि का, वो 1853 में मिला था, और 1921 में यह पूर्णतया प्रकाश में आ गया। और यह जो लिपि है ना, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, और ये एक पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब चित्राक्षर लिपि है। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है, 400 से 450 अक्षर है इसमें, और ये चित्राक्षर है। और इस लिपि को ब्राउस्टो-फैंडम लिपि कहा गया है। ब्राउस्टो-फैंडम लिपि, है ना। डॉक्टर मजूमदार इसे गोमूत्र शैली भी कहते हैं, गोमूत्र शैली। और सबसे अधिक लिपि का जो प्रमाण मिला है ना, वो हड़प्पाई सील पर या मोहरों पर मिला है ना। तो अगर यह प्रश्न जो है सिंधु लिपि किस प्रकार की है, तो यह हो जाएगा चित्रलिपि या चित्राक्षर लिपि जो होगा। पिक्टोग्राफ इसको कहते हैं, चित्राक्षर लिपि कहते हैं, जिसका नाम ब्राउस्टो-फैंडम स्क्रिप्ट है, जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती है। 64 मूल चिन्ह, 400 से 450 अक्षर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, अब 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? पहले तो हम लोग ये जाने ना कि किन किन धातुओं से परिचित थे। तो परिचित थे वो सोना से, गोल्ड से, चांदी से, तांबा से, टिन से और सीसा से, है ना। सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा। किससे परिचित नहीं है? तो लोहा से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का प्रयोग भारत में 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो चुका था, और यह लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल था। इसलिए उत्तर वैदिक काल को लौह युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह युग कहते हैं। क्लियर है? तो यहां आंसर हो जाएगा लोहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है? मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 11.8 मीटर चौड़ा। ये महास्नानागार, जिसे मार्शल महोदय ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक घटना कहा था। अद्भुत है ये महास्नानागार, जो कि मिला है मोहनजोदारो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। और यह महास्नानागार जो है मोहनजोदारो का ईंट से बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। और यह बहुत ही खूबसूरत, ये लगभग 11.8 मीटर चौड़ा, लंबा 7.01 मीटर चौड़ा, और 2 ये कुंड जो है, कुंड की बात कही जा रही है, 11.8 मीटर ये लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर गहरा है। और यहाँ उत्तर से और दक्षिण से इस कुंड में उतरने के लिए, महास्नानागार के कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, और इसके दक्षिण पश्चिम से एक नाला निकला हुआ है, जिससे इस कुंड का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है मोहनजोदारो का। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.8 मीटर, है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कपड़े का प्रयोग करते थे? देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग नॉर्मली करते थे।
लेकिन सबसे अधिक सूती वस्त्र का प्रयोग जो है वो हड़प्पावासी करते थे, क्योंकि संपूर्ण विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भी हड़प्पावासियों ने ही शुरू की। तो यहां आंसर हो जाएगा सूती, है ना। प्रश्न 13 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सामाजिक संगठन जो था वो नगर आधारित सामाजिक संगठन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्रश्न 14, किस स्थल से हमें बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है? ये मूर्ति कांसे की एक्का गाड़ी तो हड़प्पा से मिली है, यहां आंसर हड़प्पा हो जाएगा। एक्का गाड़ी बैलगाड़ी को भी कहते हैं, कांसे की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस पर आधारित थी? उस समय जो लेन देन होता था ना, उस समय कोई करेंसी नहीं थी, जैसे आज पेपर करेंसी है ना, स्मार्ट मनी है, स्मार्ट कार्ड है, जिससे हम लोग लेन देन खरीदारी कर देते हैं, है ना। लेकिन उस समय बार्टर सिस्टम प्रचलन में था, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। खरीद फरोख्त के लिए एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु खरीदा जाता था, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बार्टर प्रणाली, या इसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 16, किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लंबी सड़क मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ये धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ प्रदेश में है, यहाँ धौलावीरा से निकट ही एक गांव में दो कूरन जगह है, कूरन, जहां से हमें 2 स्टेडियम भी मिले हैं, 2 स्टेडियम, खेलने का ग्राउंड, है ना। और यह बहुत ही डेवलप्ड शहर था धौलावीरा, और भारत का यह सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। हालांकि कुछ किताबों में राखी गढ़ी भी मिलता है, एनसीईआरटी जो है पुराना, उसने भी राखी गढ़ी दिया हुआ है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो अनुसंधान हुए हैं, खुदाई हुई है, अब धौलावीरा सबसे बड़ा साइट बन चुका है। और एक धौलावीरा ही एक ऐसा साइट है जो त्रिस्तरीय और सर्वोत्कृष्ट जल प्रणाली का प्रमाण भी हमें धौलावीरा से मिलता है ना। तो यहां भी आंसर हो जाएगा सबसे लंबी सड़क में धौलावीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र को प्रमुखता देते थे? धोती, पगड़ी, अंग वस्त्र, साड़ी। तो यहां आंसर हो जाएगा, तो किस वस्त्र को प्रमुखता में? तो यहां पे आंसर हो जाएगा धोती, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? यहां पे है गाय, दूसरा है हाथी, तीसरा है घोड़ा और चौथा है बैल। तो अभी हाल फिलहाल सर रंगनाथ राव ने लोथल से 2 गाय की मृण मूर्ति मिलने की बात कही है, लेकिन गाय यहाँ आंसर गाय हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मान्यता नहीं मिली। घोड़े की अस्थियां मिली है सुरकोटरा से, हाथी के भी प्रमाण मिले हैं, बैल के भी प्रमाण मिले, कुबर वाला सार, बैल इत्यादि के प्रमाण मिले कि गाय यहाँ आंसर गाय हो जाएगा मान्य मत के अनुसार। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता, मिट्टी की सड़कें गलत बात है, अव्यवस्थित भवन गलत बात है, जल निकासी प्रणाली ये बिल्कुल सही आंसर है, जल निकासी प्रणाली। किले नहीं होते थे, किले नहीं होते थे, बस जल निकासी प्रणाली जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है इसका नगर निर्माण योजना, है ना। और नगर निर्माण योजना जो आप देखेंगे, एक सर्वोत्कृष्ट जल प्रणाली का प्रमाण, जल निकासी प्रणाली जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, उसका प्रमाण भी आपको इसके नगर निर्माण योजना से प्राप्त होगा, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका नगर निर्माण योजना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर तो एक मान्य मत है कि इस सभ्यता का विकास हमारे ही देश में, हमारे ही देश के पर्यावरण में, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा देशी संस्कृतियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव हुआ। लेकिन इसके पतन को लेकर मतांतर है इतिहासकारों के बीच में, क्योंकि हमें कई साइट से बाढ़ आने के संकेत मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, हमें महामारी के भी संकेत मिलते हैं,
है ना। हमें आक्रमण के भी संकेत मिलते हैं, जलवायु परिवर्तन के भी संकेत मिलते हैं, नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन किए जाने के संकेत मिलते हैं, नदियों के सूख जाने के संकेत मिलते हैं, प्रशासनिक शिथिलता के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, वो कहां अवस्थित है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और यह जो स्थल है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल आज के पाकिस्तान बॉर्डर के पास। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है, इसलिए यहां पे हो जाएगा आंसर राजस्थान। प्रश्न 22, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ऑब्वियस है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता के लोगों ने पहली बार तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीखा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ग्रेनरी अनाज भंडार किस स्थल से मिला है? और यह प्रश्न जहां से भी लिया गया है मेरे ख्याल से गलत प्रश्न है, क्योंकि अन्नागार की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी साइट से हमें अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में भी मिला है, चनोदड़ो में भी मिला है, कालीबंगा। लेकिन जिस अन्नागार स्पेस पे ये जो चर्चा कर रहा है, जिसे अन्नागार कहा गया जिस भवन को, वो मोहनजोदड़ो का भवन है, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। तो यहां जो क्वेश्चन जिस पर्पज से पूछा गया है उस वहां आंसर हो जाएगा, वहां आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि किस स्थल से तांबे की मानव आकृति मिली है? तांबे से बनी हुई, तो तांबे की मानव आकृति मिली है रोपर से। ये रोपर जो है, जिसको रूपनगर भी कहते हैं, ये पंजाब में अवस्थित है। यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण हमें रोपर से प्राप्त होता है। ये रोपर कहाँ है? तो पंजाब में, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग किस वर्ष माना जाता है? यहां है ऑप्शन 5000 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व। तो यहां पर आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि जो मैच्योर्ड हड़प्पा फेज है ना, जिसको हम विकसित हड़प्पा काल कहते हैं, वो है 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी। इसके पहले का काल पूर्व हड़प्पा काल कहलाता है, इसके बाद का काल उत्तर हड़प्पा काल कहलाता है। उस हिसाब से जो बी ऑप्शन है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का काल, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाता है, आप लोगों को निश्चित इससे लाभ हुआ होगा। इस तरह का एमसीक्यू हर एक चैप्टर पर हम लोग करेंगे, और आप लोगों को क्या और जानना है, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो हमें आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक खबर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।